हाथ थोड़ा पीछे रख, बेटी है मेरी, पीछे रख हाथ थोड़ा। चल जल्दी कर। सर जी परेशान मत होइए, आपको जो फोटो अच्छी लगी उनमें से आप रख सकते हैं। चलो जल्दी। ओए ओए गड्डी कितनी गई मेरी? और लगता है ले गए। हाँ सब तेरी वजह से हुआ है। अगर देर नहीं करती ना तो मेरे को गाड़ी यहाँ सड़क पे पार्क नहीं करनी पड़ती। तुमको पता है कितना डैमेज करेंगे मेरी कार के साथ? सारा का सारा घर मेरी बर्बादी करने पे तुला हुआ है। मुंह क्या देख रहे हो? जाओ रिक्शा लेके जाओ, मैं गाड़ी छोड़ा के लेकर आता हूँ। जाओ। कौन खाएगा ये, कौन खाएगा? थोड़ा सा और अच्छा पापा को फोन लगाएं। हेलो। हाँ कहाँ हो तुम? हाँ बाबा आ रहा हूँ बस 10 मिनट में। और हाँ सुनो, खाना मत खाना। अरे मैं लेकर आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाओ। बस रोक दो। ये लो, थैंक यू। पापा आ रहे हैं। थोड़ा चुका लो गुड़िया। अले। चल मुंह खोल। हाँ मुंह बंद कर। बस अभी 24 घंटे में तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है? पक्का में। इस टाइम पेपर पे लिख के दूं? अरे मैंने इलाज किया तो ठीक होगा ही। चलो अभी मुझे और भी मरीज देखने हैं, चलो जल्दी। नेक्स्ट। बैठो। रेणुका, रेणुका। कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है? क्या कर रही है तू यहाँ? समझे? पापा जी वो बस पूछ रहा था मरीज कि को भड़का रही है? नहीं पापा जी। चुप कर। और तू ये इलाज करवाने आया, टाइम पास करने आया? तेनू पता है ना दवा खत्म हो गई है। चल जा अंदर, लेके आ दवा। आप प्लीज रोइए मत। आप तो जानते हो डॉक्टर साहब को, वो ऐसे ही है। अब कौन क्या कर सकता है बताइए। राजस्थानी का दवाखाना यही है? हाँ जी यही है। कहाँ है वो? अंदर। अरेस्ट करने आए हो या इलाज करवाने? जो भी है जल्दी बोलो, बाहर मेरे और भी पेशेंट हैं। आपके दामाद नवीन पर कल रात हमला हुआ है, उसी सिलसिले में आए। जिंदा है लेकिन उसकी हालत बहुत खराब है, सर पे गहरी चोट लगी। वही तो मैं सोचूं कि मेरे इतने अच्छे भाग का जो मुझे उसकी मौत की खबर सुनने को मिलती। मेरी एक बेटी तो विधवा है और दूसरी को विधवा देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई हैं। सर मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती। झूठ क्यों बोल रही हैं भाभी? आप इंस्पेक्टर साहब को बताते क्यों नहीं कि ये अटैक आपके पापा ने करवाया है? तुम कौन हो और इतना दावे के साथ कैसे कह सकते हो? सर हम दोनों नवीन के दोस्त हैं और भाभी जी और नवीन की लव मैरिज हुई थी, वो भी भाग कर। तुम लोग भी ना सही में किडनैपिंग कर रहे हो क्या? अब हटाओ ये सब, डर लग रहा है तुम लोगों को देख के। सर दरअसल पापा जी अभी भी नवीन को अपने जमाई की तरह स्वीकार नहीं करते। उसकी कोई खास वजह? उसका बाप ड्राइवर था मेरा और उसका वो पिल्ला नवीन मेरी बेटी को भगा के ले गया था। शादी के बाद नवीन के कहने पर हमने पापा जी को फोन किया और उनसे मिलने भी गए। पापा जी मम्मी जी और दीदी नजर नहीं आ रहे। बाहर गई है, मैंने भेजा है और इन्हें बुलाया है तेरे इस दूल्हे की खातिर करने के लिए। देख क्या रहे हो? शुरू जाओ, तोड़ दो उसकी हड्डी। मारो, तोड़ो से। रोक दीजिए ये सब, रोक हाथ दीजिए, मारे। मैं पुलिस में फोन करूंगी। आप कर तोड़ दो इसको। ओए छोड़ दो, रुको। नवीन उठो, अभी माफ नहीं करूंगी आपको इसके लिए मैं। चल निकलो तो, और मुड़ के मत आना थे। चलो। सर एक बार पहले भी इसने नवीन को बहुत मारा था।
और सर जान से मारने की धमकी भी दी थी। हाँ, दी थी धमकी। मैं तो अब भी चाहता हूँ कि वो मर जाए, लेकिन उसके गंदे खून से मैं अपने हाथ रंगना नहीं चाहता। अरे एक नंबर का लालची है वो नवीन। पैसे पे नजर थी उसकी मेरी और मेरे क्लिनिक पे, और मेरी बेटी उसी का साथ दे रही है। सर नवीन एक बहुत ही खुददार आदमी है, उन्हें पापा जी के पैसों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। अगर इंटरेस्ट होता तो आज पापा जी यहाँ हॉस्पिटल में पड़े होते, नवीन नहीं। देखो, मैं भी बहुत बिजी हूँ। वैसे भी कोई सबूत है तुम्हारे पास? नहीं ना? तो जाओ ढूंढो सबूत, जब मिल जाए तब आना। नेक्स्ट पेशेंट। निहायत ही बददिमाग, बदतमीज और पागल किस्म का आदमी है ये डॉक्टर। मुझे लगता है नवीन पे अटैक इसी ने ही करवाया होगा सर। लेकिन एक बात है, उसने पहला हमला शादी के 2 महीने बाद कराया। उसे इतनी ही नफरत थी, तो दूसरा हमला इतने टाइम बाद क्यों कराएगा? फिलहाल तो नवीन पे जहाँ अटैक हुआ था मैं वहाँ जा रहा हूँ। सुनसान एरिया है, देखता हूँ पूछताछ करके किसी ने अटैकर्स को देखा हो तो। ठीक है, बताना मुझे। ठीक है सर, चलो गाड़ी सीधी ले लो। ठीक है, फाइल भिजवा दीजिए। राजेश, वो नवीन वाले केस का क्या हुआ, कुछ पता चला? सब तक कुछ पता नहीं चला, लेकिन डॉक्टर का फोन आया, नवीन को होश आ गए। मैं अस्पताल जा रहा हूँ उसका स्टेटमेंट लेने के लिए। उम्मीद है कुछ पता चल जाएगा। हमें बताइए कि उस दिन क्या और कैसे हुआ। सर उस दिन मैं रिक्शा से उतरकर घर जा रहा था, किसी ने मेरे सर पे, फिर मैंने उसे पकड़ लिया। वो छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, अचानक से एक और आदमी आ गया। उसके बाद मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उन दोनों में से किसी का चेहरा देखा है आपने? नहीं सर, उन्होंने मुंह पर रुमाल बांध रखे थे। आपकी बीवी और आपके दोस्तों ने बयान दिया है कि ये हमला शायद आपके ससुर ने कराया है। आपको भी ऐसे ही लगता है? नहीं अश्मिता, हम बिना किसी सबूत पे उन पर ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। नवीन हो सकता है उन्होंने। अश्मिता प्लीज, सर मुझे जो पता था मैंने आपको सब बता दिया, इसके आगे मुझे कुछ नहीं पता। तुम यहाँ इतनी सुबह? छिप कर आई हूँ। नवीन जी के बारे में सुना तो रहा नहीं गया। कैसे हैं अब? जब से इन पे हमला हुआ है मैं बोल रही हूँ चलो और चल के पापा जी के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाओ। मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्हीं ने किया है, पर इनकी महानता से परेशान आ गई हूँ मैं। बात महानता की नहीं है अश्मिता, मैं तुम लोगों की ये बिना वजह की लड़ाई खत्म कराना चाहता हूँ। और तुम अब गुस्सा छोड़ो, नहीं तो मैं ठीक नहीं होऊंगा। अरे क्या हुआ? हाँ, सर दर्द हो रहा है। मैं डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं, तुम्हारी दी टेंशन से। बहुत नाटक करती हो तुम। मैं क्या जी, एक काम वाली रख ले, मेरे कमर का दर्द बढ़ता जा रहा है। क्यों? वो पिछली बारी नौकर रखे से याद है कि तसी उसने? वो ड्राइवर का बेटा तेरी बेटी को लेकर भाग गया था, और अब एक और नौकर रख लूं, हैं? ताकि कोई नया कांड करवा लूं। और वैसे भी खाली बैठी रहती है, तू करती की है? कहाँ गई थी? बोल। पापा जी मैं मंदिर से। अच्छा, मंदिर गई थी? तो ला दे, ला प्रसाद दे। मैनू मंदिर गई थी ना, दे प्रसाद। की छुपा रही है? दिखा दिखा मैनू। मेरे मना करने के बावजूद तू उस भगोड़ी और उस ड्राइवर के बेटे से मिलने गई? कभी कभी तो मैनू लगता है कि ये दोनों मेरी सगी औलाद है भी कि नहीं। ये क्या कह रही जी आप? सही कह रहा हूँ। एक तो मुझे जेल भेजने पे तुली हुई है, और दूसरी उसकी जाके पीठ ठोक रही है, मेरे घर से खाना लेकर उन्हें खिला रही है। खबरदार, खबरदार, आज के बाद तो अगर तू उन दोनों से मिली तो वरना तेरा गला खुद दबा दूंगा मैं, समझी? चल जाए तो। अब गलती नहीं करेगी, अब गुस्सा थूक दीजिए। ये हमदर्दी का नाटक मेरे साथ मत कर। तू भी ऐसी है, ये दोनों लड़कियां तेरी ही पैदाइश हैं। चल जा, अभी मेरा नहाने का पानी भर।
कभी कभी तो मैंने लगता है कि ये दोनों मेरी सगी औलाद है भी कि नहीं। तू भी ऐसी है, ये दोनों लड़कियां तेरी ही पैदाइश है। पानी तैयार है, आ जाओ। हाँ, इसका टेस्ट अजीब सा क्यों है? दीदी का मैसेज आया था, लिखा था परेशान है बहुत। अब मैं फोन लगा रही हूँ, मैसेज कर रही हूँ, पर कोई रिप्लाई नहीं दे रही। जरूर पापा जी ने कुछ किया होगा। मुझे तो समझ में नहीं आता झेलती क्यों इस आदमी को, घर से क्यों नहीं निकल जाती। तो लेकिन जाएगी कहाँ वो? अरे पढ़ी लिखी है, अनपढ़ गंवार नहीं है, अपनी जिंदगी खुद जिए, फिर मुझे फोन कर करके परेशान करती हैं। और आज तो मम्मी जी भी मेरा फोन नहीं उठा रही है, दीदी भी नहीं उठा रही है। सुनिए जी, रेणुका कहीं भी नहीं दिख रही। पूरे घर में देख लिया, उसके कमरे में भी देख लिया। कहीं भाग तो नहीं गई अपनी बहन की तरह? कैसी बात कर रहे हैं जी, उसका सारा सामान कमरे में पड़ा है। अगर भागती तो सामान लेके नहीं जाती। सर जी, क्या बात है? रेणुका क्लिनिक पे तो नहीं आई? नहीं जी, मुझे तो सुबह से नहीं दिखी। तो फिर कहाँ जा सकती है? गई होगी अपनी बहन और जीजा के पास। आने दे आज उसे, उसकी टांगे तोड़ के रख दूंगा। मम्मी जी आप परेशान मत होइए। हाँ कुछ पता चले तो मुझे बताइएगा। हाँ ठीक, नमस्ते। सुन रहे हो? अब क्या हुआ? दीदी का कहीं पता नहीं चल रहा है। मम्मी जी को भी कुछ नहीं पता है और कंपाउंडर को भी कुछ नहीं पता है। मुझे लगता है पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए हमको, मुझे डर लग रहा है। नहीं जी सर, मेरा कोई हाथ नहीं है उसे गायब करने में। और झूठ बोल रही है। तो आप ही बता दीजिए सच क्या है। कहाँ है आपकी बेटी? और मैंने की पता, विधवा थी, चली गई अपने किसी यार के नाल, फिर से घर बसाने के लिए। आप कह रहे थे आपकी बहन अक्सर परेशान रहा करती थी, कोई खास वजह? हाँ जी सर, ये है वजह। सर मेरी बहन ने भी मेरी तरह लव मैरिज की थी, पर उसकी किस्मत खराब थी तो शादी के 1 साल बाद ही एक्सीडेंट में उसके पति की डेथ हो गई। इस वजह से वो वापस घर आ गई। और जब वो घर वापस लौट के आई है ना सर, इन्होंने उससे भी उतनी नफरत की जितनी मुझसे करते। लेकिन फिर भी उसको घर में रखा था मैंने। हाँ रखा था, पर किस तरह, याद है आपको? तेरे भागने का जितना दुख था मुझे, आज उतनी खुशी हो रही है तेरी उजड़ी हुई मांग देखकर। आना पड़ा ना, वापस आना पड़ा ना इस घर में। अब सुन, अगर तुझे इस घर में रहना है तो मेरे नियम से रहना होगा, वरना डूब मर किसी कुएं में, कूद जा, मैंने कोई फर्क नहीं पहनता। सर जब नवीन हॉस्पिटल में एडमिट थे तब दीदी उन्हें देखने आई थी, और तब दीदी को जान से मारने की धमकी दी थी पापा जी ने। मुझे तो लगता है इन्हीं का हाथ है, आप पता लगाइए। हाँ, मरवा दिया मैंने उसको, और मैंने तेरे पति को मरवाने की कोशिश की थी। मुझे और कोई काम धंधा थोड़ी है। रोज सुबह उठता हूँ, नाश्ता करता हूँ और निकल जाता हूँ कत्ल करने के लिए, है ना? देखिए साहब, इस सब नाटकबाजी के लिए आपके पास टाइम होगा, मेरे पास टाइम नहीं। जब तक मेरे खिलाफ कोई ठोस सबूत हो, प्लीज मुझे परेशान मत करना। शानी साहब, अपनी आवाज और अपने अंदाज को जरा शराफत के दायरे में रखिए। मुझे अपनी दवा बेचने की कोशिश हरगिज मत करना। जब जब हमें आपकी जरूरत पड़ेगी आपको बुलाएंगे, और आप आएंगे भी। अगर नहीं आए तो आपको उठा के लाएंगे, समझे? हमने आपकी FIR दर्ज कर ली है, जैसे ही कुछ पता चलेगा आपको इन्फॉर्म कर देंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। ये आदमी बहुत अजीब है। सही कह रहे थे। इस आदमी के घर में एक के बाद एक 2 वारदातें हुई। पहले नवीन पे अटैक, फिर बड़ी बेटी गायब। कुछ तो मसला है। एक काम करो, इसकी फैमिली के बारे में जरा आसपास पूछताछ करो। जी सर। परेशान तो बहुत रहा करती थी। सानी साहब बड़ी बेइज्जती कर देते थे उनकी। अब कुछ दिन पहले की बात है। मुंह खोलो। अब कौन से राजकुमार के सपनों में खोई है मरजानी? एक बार विधवा होकर तेरे अरमान ठंडे नहीं हुए? नहीं पापा जी, वो जिस तरह गपक कर रोटियां तोड़ती है ना, उसी तरह काम भी किया कर।
वरना जा सकती है, दरवाजा खुला है, और जाके मर सकती है कहीं भी। सॉरी पापा जी। लेकिन ये तो आम बात थी साहनी साहब के लिए, हमेशा ऐसे ही पेश आया करते थे उनके साथ। इसके अलावा और कोई खास बात जो रेणुका से जुड़ी हो? नहीं साहब, ऐसा तो कुछ नहीं था। अब आपकी कलेजे को ठंडक मिल गई। आपने मारा ना दीदी को, आपकी बेटी ने देखी हो, इन्होंने किया है। ये रिकॉर्ड रूम में जमा करा दो। सर, रेणुका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बॉडी में सेडेटिव के ट्रेसेस मिले हैं। हादसे से पहले उसने दवा ली थी। लेकिन हमारे पास तो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो सेडेटिव्स लेती थी। सर, इतना तो हम जानते हैं कि वो अपने पिता से परेशान थी। फ्रस्ट्रेशन में उसने जान देने के बारे में सोची हो। हिम्मत ना जुटा पाई तो दवा लेके गाड़ी के सामने कूद गई। उसके पास से कोई सुसाइड नोट मिला? सर, ये रेणुका का फोन है जो हमें इसके रूम से मिला है। सर, इस फोन से एक नंबर पे काफी कॉल्स किए गए हैं। किसका नंबर है? सर, इसका नंबर है ये। बुलाओ उसे। ओके सर। जी हाँ सर, मैं रेणुका से बातें किया करता था और हम लोग कई बार बाहर भी मिले थे। वो अकेली थी और पापा जी के रवैये के चलते काफ़ी परेशान रहा करती थी। उन्हें संभालने के लिए मैं... तुम्हारी वाइफ को मालूम है तुम्हारी ये सो कॉल्ड संभालने वाली मुलाकातों के बारे में? जी नहीं सर, वो अपनी फैमिली को लेकर पहले से काफ़ी परेशान रहा करती है, तो इसलिए मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। हो सकता है रेणुका और तुम्हारे बीच में अफेयर रहा हो, उसने इस बेनाम रिश्ते को नाम देने की बात की हो और तुमने मना कर दिया हो, इसके चलते उसने सुसाइड कर लिया हो। सर, ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारे बीच में ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं था। मैं अपनी बच्ची की कसम खाकर कहता हूँ, आप मेरा यकीन कीजिए। अगर मुझे तुम्हारी कहानी पर यकीन करने की कोई वजह दिखाई दी तो ठीक, वरना मैं तुम्हें फिर बुलाऊंगा। अभी तुम जा सकते हो। जी सर। मेरी पीठ पीछे मेरी बहन के साथ ये सब करते शर्म नहीं आई तुमको? मैं ही अंधी थी जो तुम पे भरोसा किया। तुम पागल हो क्या? पुलिस का ठीक है, पर तुम कैसे हो सकती मेरे बारे में ऐसा? सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। मैं अपनी बच्ची को लेकर जा रही हूँ, ऐसा नहीं रहना तुम्हारे साथ मुझे। मेरी बात सुनो प्लीज। मैं अपनी बच्ची की कसम खाकर कहता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ तुम्हें प्यार करता हूँ और किसी को भी नहीं। बस मेरा यकीन करो प्लीज। पहले नवीन पे अटैक हुआ, फिर रेणुका ने सुसाइड किया और अब आपके फादर गायब हैं। आखिर चल क्या रहा है आपकी फैमिली में? हर रोज की तरह सुबह 10 बजे नाश्ता करके क्लिनिक के लिए निकले थे। फिर कंपाउंडर का 11 बजे फोन आया कि हेलो। मैं परेशान हो गई क्योंकि वो क्लिनिक के लिए ही कह के निकले थे। मुझे लगा शायद किसी काम से गए होंगे, लेकिन जब शाम तक कोई खबर नहीं आई तो मैंने अश्मिता को फोन किया। हेलो अश्मिता। ठीक है, अभी तो आप लोग जाइए, जैसे ही हमें कोई खबर मिलेगी आपको इन्फॉर्म कर देंगे। सर। अच्छा, अभी रखता हूँ। हाँ बोलो। सर, कंट्रोल रूम से मालूम चला है कि रामलीला मैदान में एक लाश मिली है। चलो। सर, मैंने ही आपको फोन किया था, ये लाश मिली है। ये तो अजीत सानी है। एक काम करो, आसपास देखो जरा, कुछ मिलता है क्या? हर्ष, एम्बुलेंस को कॉल करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजना। आप लोगों में से किसी ने देखा इसे कोई डाल के गया हो या कुछ? सर, गाड़ी गार्डन में खड़ी है। हर्ष, आओ जरा। क्या मर गए? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। पता नहीं भगवान मुझे किस
इसकी सजा देना है। हेलो मिसेस शर्मा, आपके यहाँ वो काम वाली बाई आती है ना, उसे जरा प्लीज भेज दो। हाँ, नहीं, अपने लिए आज से ही रखूंगी। हाँ। छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो मुझे। तकलीफ तो बहुत हो रही होगी ना तुझे? हाँ? पैसे कब देगा? सत्तार भाई, मैं कोई भी बहाने नहीं बना रहा, मुझे थोड़े दिन और दे दीजिए। मैंने आपको कहा था ना कि मेरा एक बहुत बड़ा काम होने वाला है, वो हो गया है। मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा, वो भी ब्याज के साथ। मेरा प्लीज यकीन कीजिए। पैसे घर पहुंचा दे, वरना तुझे समझा? रोए। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अजीत की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। शक की कोई गुंजाइश नहीं। केस को आगे इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमारे पास कोई लीड नहीं। हर्ष, अजीत के केस में कुछ गड़बड़ जरूर है। अजीत मेडिसिन की फील्ड से था, भले ही उसके पास डॉक्टर की डिग्री नहीं थी, लेकिन उसके पास नॉलेज थी। फिर वो हार्ट अटैक के साइंस को कैसे मिस कर सकता था? उसके पास मोबाइल फोन था, एटलीस्ट मदद मांगने के लिए वो किसी को फोन करके कोशिश तो कर ही सकता था। इसके अलावा वो घर से क्लिनिक के लिए निकला, बिना किसी को बताए घर से इतनी दूर रामलीला मैदान कैसे पहुंच गया? एक के बाद एक घर में 2 मौतें होना, ऐसा कुछ तो है जो इस फैमिली में नॉर्मल नहीं। सर, अजीत की जेब से माता के मंदिर की पार्किंग स्लिप मिली थी, हो सकता है वहां से कुछ पता चले। कौन सा मंदिर? झंडे वाला। ठीक है, आओ चलें। पंडित जी से पहचानते हैं आप? मैं जानता तो हूँ, अजीत नाम है इनका। पिछले कुछ दिनों से इनका आना जाना है यहाँ। आपकी आखिरी बार बात कब हुई थी इनसे? आखिरी बार जब वो रो रहे थे। रो रहे थे? जी। कब की बात होगी? 4-5 दिन पहले। भगवान की मर्जी के बगैर इस दुनिया में पत्ता भी नहीं हिल सकता। जो आपके बेटी के साथ हुआ है, इसमें भी शायद उसकी कोई मर्जी होगी, और इसमें आपका कसूर कहाँ है? नहीं पंडित जी, सारा दोष मेरा है। बरसों पहले मेरे से एक पाप हो गया था, जिसका श्राप मैनू लगा है। शायद इसीलिए मेरे साथ ये सब हो रहा है। व्यर्थ चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मतलब ये जो अजीत अचानक मंदिर जाने लगा, इसकी वजह रेणुका की मौत नहीं, बल्कि उसी के पापों का गिल्ट, जिसके बारे में उसने उस पंडित को बताया था। क्योंकि जिस दिन उसकी मौत हुई उस दिन भी वो मंदिर गया था। क्या टाइम बताया था पुजारी जी ने? सर 10:30। 10:30। मंदिर से मैदान की दूरी है 45 मिनट, और अजीत की मौत का समय है 11 बजे। इसका मतलब उसकी मौत ना तो मंदिर में हुई है ना मैदान में। उसको जब हार्ट अटैक पड़ा तो वो रास्ते में था। अब सवाल ये है कि हार्ट अटैक में वो गाड़ी चलाकर मैदान तक पहुंचा कैसे? जरूर उसके साथ कोई था जो गाड़ी चलाकर मैदान तक गया, उसकी लाश वहां फेंकी और वहां से चला गया। सर, यानी ये वो शख्स है जिसे कभी अजीत ने नुकसान पहुंचाया था? बिल्कुल हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि वो शख्स है कौन? अच्छे से साफ कर रही है ना? हाँ। एक भी निशान नहीं छूटना चाहिए, चमकना चाहिए। बिल्कुल चमकेगा। और सुन, ये जाले जो दिख रहे हैं ना, इनको भी साफ कर दियो। कर दूंगी। तुम लोग? जी हाँ, इतना सब होने के बाद आपको अकेला छोड़ना हमें ठीक नहीं लगा, इसलिए चले आए। पापा जी ने तो हमें कभी हमारा हक दिया नहीं मम्मी जी, पर अब वो नहीं है तो चल। नहीं सर, सानी साहब बड़े कड़वे आदमी थे, किसी से ढंग से बात तक नहीं करते थे, लेकिन ऐसी कोई दुश्मनी नहीं थी उनकी किसी से। कोई और बात? क्लिनिक में कभी कुछ ऐसा हुआ हो जो रोजमर्रा से अलग हो? नहीं सर, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, वो मुझे पेशेंट्स की लिस्ट दे दो। हाँ सर। सर, कुछ खास इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली, लेकिन मैंने पेशेंट्स की लिस्ट ले ली है, शायद कुछ पता चले। ओके सर। मैडम, ये सरला जी का कुरियर है।
हैं ये पेपर्स? अगले महीने सुनवाई है और आपने हमें बताया तक नहीं। पापा की पूरी प्रॉपर्टी पे आप अकेले दावा करेंगी? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी चिट्ठी पढ़ने की? अच्छा हुआ जो पढ़ लिया, कम से कम पता तो चला कि क्या चल रहा है। मुझे और नवीन को कोर्ट में घसीटेंगी आप? तो जिंदगी भर तेरे बाप की ज्यादतियों को सहती रही मैं। तेरा क्या, तो शादी करके चली गई। आज जब मुझे मौका मिला है अपनी जिंदगी जीने का, तो आज आ गए हिस्सा मांगने के लिए। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तुझे जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। झेला तो मैंने भी है मम्मी जी, और आपसे कहीं ज्यादा झेला है। अच्छा, क्या झेला है तूने? हाँ, क्या भुगता है तूने, बता। छोड़िए, आप नहीं समझेंगे, पर एक बात समझ लीजिएगा, अपना हक मैं लेकर रहूंगी। अस्मिता, हाँ भाई 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 बस मुझे थोड़ा और टाइम दे दो। मैं पक्का आपके पैसे करवा दूंगा जी। मैडम जी, दरवाजा खोलो। दरवाजा खुला है। मैडम जी। तरला जी, कैसे हुआ ये सब? मैं घर में थी, तभी घंटी बजी। मैंने सोचा काम वाली आई होगी, मैं दरवाजा खोलने गई, तभी एक आदमी अंदर धक्का देके घुसाया। उसने मुंह ढका हुआ था, मेरे सर पर किसी चीज से वार किया। सर, इस अजीत ने जरूर किसी के साथ कुछ बहुत बुरा किया था और ये वही शख्स है जो ये सब कुछ कर रहा है। हो सकता है कि रेणुका की मौत भी सुसाइड ना हो के मर्डर हो। पहले उसने नवीन पे हमला किया, फिर खुद डॉक्टर अजीत को मार दिया और अभी सरला पे हमला। हो सकता है कि ये भी उसी ने किया। भाई प्लीज छोड़ दो भाई प्लीज भाई प्लीज छोड़ दो भाई नहीं प्लीज। पैसे देगा या नहीं देगा? भाई मुझे बस कल तक का टाइम दे दो। मैं कल आपके सारे पैसे चुका दूंगा। कल रोज नए बहाने, कल दूंगा, परसों दूंगा। सत्तार भाई का पैसा है, हजम नहीं होगा, आराम से, समझ गया? कब देगा पैसे? भाई कल तक चुका दूंगा पूरा पैसा। कल मतलब कल, आखिरी बार बोल रहा हूं, समझ गया? सर अजीत का एक पेशेंट मिला है, उसके पास में कुछ खास इंफॉर्मेशन है। अच्छा, बुलाओ सर। ये बात अजीत की मौत से कुछ दिनों पहले की है सर। मैं अपने दोस्त के कहने पर उनके यहाँ दमे की दवाई लेने के लिए गया था। दवाई तो मिल गई थी सर, लेकिन दवा के पेट में जाते ही मेरी हालत बिगड़ने लगी। अरे क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? विजय, क्या हुआ? देख, संभाल, आराम से। कुछ मिलाया था इसमें क्या? मैंने कुछ नहीं मिलाया। संभाल इसे, संभाल। अरे इसे कुछ हो गया तो हम लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे, समझा? वो और उनका कंपाउंडर दोनों मुझे उठाकर अपने एक जानने वाले डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि दवाई प्रॉपरली बनाई नहीं गई थी। कंपोजिशन में कुछ तो गड़बड़ था सर। आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि उस दिन कंपाउंडर भी साथ था आपके? जी सर, वो दोनों ही मुझे साथ लेकर गए थे। झूठ क्यों बोला? साहब, मैंने आपको कोई झूठ नहीं बोला है। झूठ नहीं बोला तो सच भी नहीं बताया तूने? क्यों नहीं हमें बताया तूने कि एक बार दवा का कंपोजिशन गलत हो गया था, पेशेंट को हॉस्पिटल भर्ती कराना पड़ा, उसकी जान जाते जाते बची थी। तूने की थी ना वो गड़बड़, इसलिए हमारे बार बार पूछने पर भी तूने हमें नहीं बताया। बोल, किसके कहने पर किया था तूने और क्यों? बोल। सरला के कहने पे। सरला के कहने पर? सरला और मेरे बीच में संबंध थे। सानी साहब के साथ वो नरक जैसी जिंदगी बिता रही थी, इसलिए हम करीब आ गए। उसने मुझे दवा के कंपोजिशन में गड़बड़ करने को कहा, इससे सारा इल्जाम सानी साहब के ऊपर आ जाता।
और उन्हें जेल हो जाती और उनका सारा पैसा हमें मिल जाता। सानी साहब को मिलावट का तुरंत पता चल गया था और उन्होंने सारी की सारी दवा फेंकवा दी थी। इस तरह हमारा सारा प्लान चौपट हो गया था। जिसे तूने बाद में पूरा किया, अजीत सानी को मारकर। लेकिन रेणुका को क्यों मारा तूने? साहब मैं सच कह रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ इस बारे में। लेकिन क्या? मैंने उससे शादी की थी ये सोचकर कि डॉक्टर की बीवी बनने के बाद मुझे इज्जत और आराम मिलेगा, लेकिन नहीं, उसके साथ शादी कर कर उस आदमी ने मेरे सारे सपने तोड़ दिए। जिसके चलते आप अपने पति के कंपाउंडर के करीब आ गए। हम ये भी जानते हैं कि आपने अपने अटैक का नाटक झूठा रचा था। आपके आशिक ने हमें सब बता दिया है। अश्मिता और नवीन दोनों बिना बुलाए मेरे घर पर आ गए, मेरे आके रहने लगे, जायदाद में हिस्सा मांगने लगे, तो मैं और क्या करती? मजबूरन मुझे वो नाटक करना पड़ा। आपने अपनी बड़ी बेटी रेणुका और अपने पति अजीत सानी को किसके साथ और कैसे मारा? रेणुका ने तो खुदकुशी की थी ना, और इनकी मौत तो दिल के दौरे की वजह से हुई थी ना। पहले हमें भी यही लगा था, पर हमें अब यकीन हो गया है कि उन दोनों का मर्डर किया गया है। ये सरला की इंटेरोगेशन से कुछ हाथ नहीं लगा? कॉल रिकॉर्ड से भी कुछ नहीं मिला। सर, मैंने रेणुका और सानी साहब का खून किया है। मुझे मेरा जुर्म कबूल है। गिरफ्तार कर लीजिए मुझे। ये बताओ, ये कन्फेशन सडनली क्यों? मैंने मार्केट से कई लोगों से पैसा उठाया था ब्याज पे, और मैं उसे चुका नहीं पा रहा था। कर्जदारों ने जीना मुश्किल कर रखा था मेरा। उन्हीं में से किसी एक पार्टी ने मुझ पर हमला कराया था उस दिन। ये बात मैंने आपसे और मेरी पूरी फैमिली से छुपाई, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि अश्मिता के पापा को एक और मौका मिले इसे टोकने का। साहनी साहब के पास बहुत पैसे थे, अगर उन्हें कुछ हो जाता तो अश्मिता को जायदाद में हिस्सा मिलता और उससे मेरी सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती। इसीलिए मैंने उन्हें मारने का फैसला किया, और मैं जानता था कि वो हर रोज़ मंदिर जाते हैं। मैंने उन्हें ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाया, लेकिन उन्हें रास्ते में ही हार्ट अटैक आ गया। लेकिन तुमने रेणुका को क्यों मारा? सर, वो बहुत सीरियस हो गई थी मेरे और अपने रिश्ते को लेकर, और मेरे पीछे पड़ गई थी कि मैं अश्मिता को छोड़कर उससे शादी कर लूँ। मुझे ब्लैकमेल कर रही थी कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो अश्मिता को सब कुछ बता देगी। तो मैंने उसे मैसेज करके मिलने बुला लिया जेठाला के पास। नवीन, अश्मिता कहाँ है? रेणुका, वो अश्मिता मैंने उसे नशीली दवा खिला के गाड़ी के नीचे कुचल दिया। अच्छा, जिस दवाई से तुमने रेणुका को बेहोश किया था उसका क्या नाम था? सर, वो दवाई, उसका मुझे नाम याद नहीं है। अच्छा, ये बताओ तुमने अजीत को कहाँ मारा था और कितने बजे? पार्क की तरफ, लगभग एक बजे। ले जाओ। चल। हर्ष, ये नवीन झूठ बोल रहा है। इसने ये कत्ल नहीं किया, क्योंकि इसे ये भी नहीं पता कि रेणुका को बेहोश करने के लिए क्या यूज किया गया था। और रही बात अजीत के कत्ल की, तो उसकी मौत ना तो मंदिर में हुई थी ना पार्क में। उसकी मौत का टाइम भी 11 बजे के आसपास का था। तो फिर ये सब किया किसने? मैं जानता हूँ किसने किया। मैंने ही मारा है अजीत साहनी और रेणुका को, पर आपको ये कभी पता नहीं चलता अगर नवीन ये सब नहीं करता। हमें पहले से ही यकीन था कि ये मर्डर तुमने ही किया है, और ये भी कि इस मर्डर में तुम अकेली नहीं हो। कौन था तुम्हारे साथ? नवीन के दोस्त विक्की और सनी। लेकिन अपने ही पिता और बहन का मर्डर क्यों किया तुमने? पैसों के लिए? पैसे? दुनिया के सारे पैसे भी मिला लो ना सर, तो वो घाव नहीं भर पाएंगे जो मेरे पापा जी और मेरी बहन ने मुझे दिया। कैसा घाव? क्या किया था उन्होंने तुम्हारे साथ? बड़ी थी वो मुझसे, मुझे बचा सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। इस बात को तो कई साल बीत गए, फिर बदला इतने साल बाद? क्योंकि मैंने जिंदगी भर अपने आप को रोक के रखा था। अपने पापा जी की करनी की सज़ा नहीं देना चाहती थी उन्हें, पर एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि मेरे सब्र के सारे बांध टूट गए। ऐसा क्या हुआ था? हमें पैसे की बहुत ज़रूरत रहती थी सर। नवीन के पास कोई पक्का काम नहीं था, टेम्परेरी जॉब थी।
उसी बीच हमारी बेटी भी हो गई। नवीन के ऊपर बहुत कर्जा बढ़ गया, लेनदारों ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया। इन हालातों में अपने पापा जी के आगे हाथ फैलाने पड़े। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मेरी छोटी सी बच्ची है पापा जी। मम्मी जी, आपको भी मेरी हालत देख के तरस नहीं आ रहा? कुछ तो बोलिए। दीदी, तुझे तो बड़ी अकड़ थी ना अपने पति पर और अपने लिए हुए फैसले पर। उनकी होया आना पड़ा ना मेरे पास भीख मांगने के लिए। 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला पाया तेरा वो नवीन। उस दिन मेरे सब्र के सारे बांध टूट गए। पापा जी से तो मैं बचपन से ही नफरत करती थी। उस दिन मम्मी जी और दीदी से भी नफरत हो गई। दूसरी बार धोखा दिया था उन्होंने मुझे, इसलिए मैंने भी फैसला कर लिया कि अब मैं सबको मार डालूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। और मैंने मार दिया। बड़ी शांति मिली उन्हें अपनी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मरता हुआ देखने में। अगर ऐसा था तो तुमने अपनी माँ को क्यों नहीं मारा? वो भी तो रेणुका की तरह खामोश थी। सही मौका देखकर अगली बारी उन्हीं की थी, उन्हें भी मार डालती हूँ। लेकिन नवीन ने अजीत ने अपनी ही मासूम बच्ची की इज्जत को तार तार करके गलती नहीं की, बल्कि गुनाह किया। और इस गुनाह को ना तो माफ किया जाना चाहिए था और ना ही नजरअंदाज। लेकिन सच्चाई जानते हुए भी ना तो सरला ने अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की कोई कोशिश की और ना ही अश्मिता की बड़ी बहन रेणुका ने इसके खिलाफ कोई आवाज उठाई। और उनके इसी रवैये ने अश्मिता की मासूमियत को छीन कर उसके अंदर एक लावा भर दिया जो जीवन भर उसके अंदर उबलता रहा और आखिर में उसे और उसके पूरे परिवार को ले डूबा। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।